नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप लोगों की, नॉट एग्जेजरेटिंग, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स और मैसेजेस थे कि मेजर गौरव आर्या साहब को आप क्यों नहीं लेके आते। अब मेजर साहब मोस्ट वांटेड मैन हैं इंडिया में। जिस हिसाब से वो बोलते हैं शायद ही कोई बोलता हो, कोई भी नहीं बोलता है ऐसा। और यह है कि उनकी मेहरबानी है कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं। कभी भी मैंने खुद डिस्टर्ब नहीं किया। जब अब मैंने कांटेक्ट किया तो वो हाजिर हो गए। मेजर साहब, सबसे पहले वेलकम एंड थैंक यू थैंक यू फॉर सर। ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेजर साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा कि आजकल एक हम बैकडोर डिप्लोमेसी की बात सुनते हैं कि भारत पाकिस्तान नेगोशिएशंस अरब स्पॉन्सर्ड है। क्या वजह है? भारत को भरोसा तो है नहीं पाकिस्तान पे, ना करना चाहिए भरोसा, तो क्यों टेबल पे बैठना पड़ रहा है भारत को? नहीं, इसके दो तीन चीजें हैं। अगर आप देखेंगे कि आरिफ साहब 90% जो ये बातचीतें हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात हो रहे हैं चुपके से। वो कोई कह रहा है आईएसआई का चीफ गया था, कोई कह रहा है हमारे एनएसए साहब गए थे, कोई कह रहा है रॉ का। ये 99% जो बातचीतें चल रही हैं आरिफ साहब, ये पाकिस्तानी मीडिया में चल रही हैं। इंडियन मीडिया में इतनी नहीं आई, राइट? क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में इनको पाकिस्तानी फौज ने, आईएसपीआर ने इनको चलाया है एक माहौल बनाने के लिए। आप देखिएगा इंडियन मीडिया में 1% भी नहीं है जो पाकिस्तानी मीडिया में रोज चलता है। क्योंकि हमारे अपने मसले हैं। हमारे लिए पीस विद पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कोरोना इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह कोरोना का बात चल रही है। और इंडिया में इलेक्शंस हुए थे फिर बंगाल के, असम के और दीगर स्टेट्स के, तो हमारे लिए वो इलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस विद पाकिस्तान इज नॉट अ प्रायोरिटी इन इंडिया। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि नेगोशिएटिंग टेबल पे तो कोई नहीं बैठा, क्योंकि पाकिस्तान में ये लुका छुपी का खेल हो सकता है, क्योंकि वहां पे आर्मी तो खुदा है पाकिस्तान में। तो अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलने जाएंगे तो कमर जावेद बाजवा साहब मिलने जाएंगे, और उनकी पहले मीटिंग होगी, इमरान खान की बाद में होगी। ये पाकिस्तान में हो सकता है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि मोदी जी जा रहे हैं और यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी होगा, अगर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होंगे, वो खुल के सामने आएंगे हमारे साथ। और ये बैक चैनल टॉक्स तो चलती रहती है। पाकिस्तान, इंडिया तो छोड़िए, पाकिस्तान तो कब से, मुशर्रफ के टाइम से भी पहले पाकिस्तान तो इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, जिसको डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में, डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में, साहब ये सब बातें कब से चलती चली आ रही है। तो बातें होती रहती हैं, पर क्या हम इसका कुछ ग्राउंड पे अमल देखेंगे? मुझे नहीं लगता अभी। ठीक है, इन्होंने वो कर दिया है, अपना जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो शांत हो गया है अभी फिलहाल के लिए, और ठीक है, दैट्स ओके। मतलब देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल जब शांत नहीं था, जब वहां पे खून बह रहा था, तब भी हमने नहीं बोला कि इसको शांति होनी चाहिए यहाँ पे। अब शांत हो गया, हम कह रहे हैं ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो ऐसी कोई, इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन सस्टेन इट फॉर एवर। पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी सस्टेन करने के लिए साहब, या अपनी फौज सस्टेन करने के लिए, आरिफ साहब, मैं फौज से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है जितनी हो सकता है किसी कर्नल को हो या इंडियन आर्मी के जनरल को। उनको मुझसे 1000 गुना ज्यादा जानकारी होगी या नॉलेज भी होगी। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे कॉमन सेंस की ये जानकारी है सर कि पैसा लगता है जंग लड़ने में, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। एक ब्रिगेड को, एक डिवीजन को, एक कोर को मोबिलाइज करने में किसी भी एक मुल्क का नाक से खून निकल जाता है सर। फिर हम ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसको हाल में ज़कात में चावल की बोरियां मिली थी, तो अगर ये सोचे कि भारत से जंग लड़ ले, तो फिर थोड़ा सा मानने वाली बात नहीं है ये। जंग तो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं लड़ सकता, क्योंकि 71 के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई इनसे नहीं लड़ सकते, ये तो हमारे कपड़े तक उतार लेते हैं। तो जंग तो नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की तो मजबूरी है। पाकिस्तान तो इस वक्त जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चल रहा है पाकिस्तान का, उसमें कुछ बाय करना चाह रहा है इंडिया के साथ पीस को। और इंडियन डेलीगेशन भी अभी दुबई गया था, और एक आवाज आ रही है कि अरब अरब वर्ल्ड भारत को एक फ्रेंडली प्रेशर या एडवाइस कर रहा है। तो क्या ऐसा है कि कोई अरब और वेस्ट भारत को परसुएट कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ आप बैठ जाएं टेबल पे? बिल्कुल आरिफ साहब, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, हो भी सकता है, इसको हम नकार नहीं सकते। इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। क्योंकि देखिए, भारत को 3-4 साल से, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत पुरानी बात है ये शुरू कहाँ पे होती है? ये होती है 1997-98, मुझे डेट याद नहीं है। और हम लोग जेएनके में थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तब हमें ये पता लगा कि भारत ने ना एटमी धमाके कर दिए। मुझे इतना एग्जैक्ट लोकेशन भी मुझे याद नहीं है, हम कहाँ थे, क्या था, कुछ ऐसी धुंधली सी याद है, क्योंकि कई साल हो गए अब। तो मुझे धुंधली सी याद है साहब कि एटमी धमाके हुए थे और हम लोग बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया में थे, बॉर्डर पे।
उसके आसपास जो जॉर्ज फर्नांडिस थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे उसके आसपास वक्त में, उन्होंने एक बार ये बोला था कि चाइना इज द रियल थ्रेट नॉट पाकिस्तान, चाइना इज द रियल थ्रेट नॉट पाकिस्तान। तो साहब कभी मजाक उड़ाई गई उनकी, लोगों ने बोला साहब ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, पाकिस्तान के साथ तो इतनी जंगें लड़ चुके हैं, आप कह रहे हैं चाइना इज द थ्रेट, चाइना के साथ तो बढ़िया है। और जब उसके पहले हम लोग फील्ड टू फील्ड गए थे, उसके पहले हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थे, मैंने वहां पे भी सर्विस कर रखी है। एक जगह है पू, लाहौल स्पीति में, हिमाचल के बिल्कुल आगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है पू। पू में एक छोटी सी पोस्ट है शिपकिला। तो जो फौजी अगर सुन रहे होंगे उनको पता है, शिपकिला का मैं कंपनी कमांडर था सर, आई वॉज कंपनी कमांडर शिपकिला। तो 20-30 मीटर चाइना था, हम चाइना के अंदर घुसते थे, चाइनीज भी आगे तक आते थे और हमारे बड़े कॉर्डियल रिलेशंस हुआ करते थे। तो एक दो बार उन्होंने मुझे जैकेट भी दी, मैंने उनको ड्राई फ्रूट दिए, कुछ कंडेंस मिल्क टाइप का था, ऐसी कुछ, आई डोंट रिमेंबर कुछ था, बट जैकेट तो मुझे याद है। तो ऐसी गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होती थी और सब, मतलब इट वाज कॉर्डियल, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलाबारी होती। लेकिन क्या हुआ कि उसके 1-2 साल के बाद कारगिल हो गया 99 में। जब कारगिल हुआ तो फिर लोगों ने हंसी मजाक उड़ाई कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब आप तो डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि यू नो कि पाकिस्तान का रियल एनिमी। टुडे पीपल रियलाइज दैट जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जो बोला था, गलत बात नहीं बोली थी उन्होंने सही बात बोली थी। डोकलाम के बाद एक रियलाइजेशन ही आया, ठीक है, डोकलाम के बाद एक रियलाइजेशन आया, और उसके बाद गलवान हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा कोरोना वायरस का जो मसला हो गया, और ये चलता रहेगा आगे। अगर आरिफ साहब कोई भी आपको बोल रहा है ना कि चाइना पीछे हट जाएगा, नहीं, वो चाइना दोबारा आएगा। उससे पहले उसने डोकलाम करा, डोकलाम के बाद उसने गलवान करा, फिर उसने कोरोना वायरस करा। ये 3-4 साल में वो 4 हरकतें कर चुका है, या आगे भी हरकतें करेगा। हरकतों की सूरतें बदलेंगी, इनके आकार बदलेंगे, लेकिन हरकतें होती रहेंगी, जारियाना हरकत होती रहेगी। वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट, वी शुड बी प्रिपेयर्ड। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि पाकिस्तान का जो मामला है ना, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आरिफ साहब, और इसके ऊपर अगर वक्त होगा तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का ये मामला है कि पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का, ये भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है सर। ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये बहुत एक सीनियर इंडियन आर्मी जर्नल ने और एक बहुत सीनियर रिटायर्ड डिप्लोमेट ने एक बार बात करी थी। वी मेट ओवर डिनर 2-3 years बैक, और मुझे बड़ा चौंका देने वाला स्टेटमेंट लगा। तो फिर उन्होंने बैठ के बताया, ही सेड कि बेटा बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो सीनियर लोग थे, उन्होंने बोला बैठो, मैं बैठ गया। फिर उन्होंने बोला कि देखो पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान बाहर जाता किसी अरब मुल्क में और ये कहता कि साहब हमारे यहां बिजली की प्रॉब्लम है, कराची में, आपका ताल्लुक कराची से, कराची में अगर पानी की प्रॉब्लम है, तो कराची तो समुंदर के बगल में है, कोई भी अरब देश पैसा देके 50 या 100 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगा देता वहां पे, कोई मसला नहीं था वहां पे। बलूचिस्तान में 50 या 100,000 डिसैलिनेशन प्लांट्स, अरबों के पास पैसे की कमी है, वो लगा देते। लेकिन पाकिस्तान जब भी गया, या तो खैरात मांगने गया या फिर कश्मीर के बारे में बात करने गया। तो जितना पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करेगा, वो अपनी पीठ पे खुद खंजर भोंक रहा है। उसको ये जो कहते हैं ना कि रॉ वालों ने साजिश कर दी और भारत वालों ने, इनको सर ना रॉ की जरूरत है, ना भारत की जरूरत है, ना भारतीय सेना की जरूरत है, इनको किसी जरूरत नहीं है, ये खुद के पैर काट रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करे, इन्होंने अपनी 3 नस्लें बर्बाद कर दी, राइट। कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर, इन्होंने कश्मीरियों को भी, कुछ कश्मीरी, सारे नहीं, इन्होंने कुछ कश्मीरियों को भी गलत उम्मीदें दी। और 5 अगस्त के बाद इन लोगों ने बोला कि सब ठीक है, हम इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं। कर दो बंद, पंजाबी में कहते हैं ना साधु की, कर दो। फिर 3-4 हफ्ते के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट आई कि वो जो दवाइयों का मामला था वो तो सिलसिला जारी रहे, उन्होंने ये कर दो। फिर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बोला कि पूरी ट्रेड चलनी चाहिए, फिर 48 घंटे के बाद बैक ट्रैक कर दिया। इनकी मर्जी है। देखिए, हमें पाकिस्तानी मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज भी पाकिस्तान में धड़ल्ले से हिंदुस्तानी माल बिक रहा है, बस वो कतर से आता है, दुबई से आता है, घूम के आता है। आम पाकिस्तानी बेचारा गरीब 4 गुना कीमत देता है उसे हिंदुस्तानी माल की। तुम्हें डायरेक्ट लेना है वो ले लो, क्योंकि वही ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं खरीद रहा तो हमारी मंडियों में माल हमारा सड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो माल कोई ना कोई हमें बाय तो मिल ही जाएगा, क्वालिटी का माल है, सस्ते रेट पे, कोई क्यों नहीं खरीदेगा इंडियन माल। तो ये सब चीजें हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है, जो चाइना का आपका सवाल था, वो बात सही है कि अगर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत हो जाएं तो हम ईस्टर्न बॉर्डर्स पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ये बात तो तय है, इसमें आरिफ साहब कोई शक नहीं है। और इंडिया का भी एक रिकैलिब्रेशन हुआ है, जो बीच में मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, वनकोर जो है मथुरा वाली,
उसको रिकैलिब्रेट करा गया, इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान यू लुक एट चाइना। तो ठीक है, एक माइंडसेट भी है कि पाकिस्तान को हैंडल करने में ज्यादा बड़ी, पाकिस्तान खुद सर, जिसको कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी टूट गई पाकिस्तान की। हम क्यों दिमाग खर्च करें उसके ऊपर, क्यों अपना पैसा खर्च करें, क्यों अपनी फौजें, अपनी इकोनॉमी को पाकिस्तान पाकिस्तान करें? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। वो लोग खुद एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है, अभी हजरत मोहम्मद साहब का किसी ने खाका बनाया, राइट, जो कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं खुद कह रहा हूं, एज ए हिंदू मैं कह रहा हूं नहीं बनाना चाहिए था। किसी भी मजहब के बारे में आपको करने का कोई हक नहीं। चलिए, किसी फ्रांसीसी ने खाका बनाया, ठीक है, भाइयों ने अपना मुल्क जला दिया। आप, एक फ्रांसीसी ने खाका बनाया या एक फ्रांसीसी ने उसको छापा या किसी ने कुछ करा, XYZ काम करा, आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने मुल्क के नुकसान कर दिए। आपने कितने 100 अपने पुलिस वालों और रेंजर्स को आपने मारा पीटा। आपने अपनी मुल्क की मईशत 10 15 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए तबाह कर दी। आपने पाकिस्तान की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया, राइट। अभी जी आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए अपने यूरोपियन यूनियन के साथ। आपने उनको GSP प्लस में रगेद दिया गया है। FATF का सुनवाई होने वाली है, किसी भी दिन हो जाएगी। तो अरे साहब, बात बताइए ना, ऐसे मुल्क को क्या दुश्मन की जरूरत है? क्या इसको रॉ और इंडियन आर्मी की जरूरत है? इसको नहीं है। ये खुद ही अपने को निपटा रहे हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। जितना कश्मीर कश्मीर करेंगे, हम तो कह रहे हैं कि भगवान करे अगले 50 साल तक रोज ये कश्मीर का गाना है। क्योंकि फिर ये जब जाएंगे ना बाहर, आरिफ साहब, ये जब अमेरिका जाएंगे, ये जब रशिया जाएंगे, चाइना जाएंगे, ये किसी भी मुल्क में जाएंगे, ये अपनी मुल्क की बेहतरी की चीजें नहीं मांगेंगे उनसे। ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे एक, जैसे हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। वो ये नहीं बोलेंगे कि वर्ल्ड क्लास यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल दो हमारे लिए, ये नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दीजिए। तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। पाकिस्तान डूब रहा है कश्मीर की वजह से, और कश्मीर पाकिस्तान को लेकर सर 90% डूब चुका है, 10% और डूब जाएगा। मेजर साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान में अभी लब्बैक पाकिस्तान ने जो किया वो बर्बादी का दास्तान जो, तो मुझे ये बताइए, आप पाकिस्तानियों से ज्यादा पाकिस्तान के चीजों को जानते हैं और आप खबर रखते हैं एक एक चीज की, तो क्या लब्बैक आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का विंग नहीं है? तो क्या ये जो हुआ पाकिस्तान में लब्बैक ने अभी जो क्या, उसके पीछे आर्मी थी? अगर आर्मी थी तो क्या क्या कारण था उसके पीछे? आरिफ साहब, 100% आपकी बात सही है। और जो पाकिस्तान पे नजर रखता है उसको देखिए, इसका कोई वीडियो प्रूफ या कोई कोर्ट का एफिडेविट तो होता नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जिस तरीके से लबैक आया, राइट, पाकिस्तानी आर्मी सड़क पे नहीं उतरी, रेंजर जरूर उतरे, उनके ऑफिस, इट्स पैरामिलिट्री फोर्स ऑफिसर्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, वो बात ठीक है, मैं समझता हूं। लेकिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं आई। कोरोना का मास्क पहनने के लिए फौज को उतार दिया, लबैक के खिलाफ पाकिस्तानी फौज को नहीं उतारा उसने, जिसने बंदर बांट मचा रखी थी वहां पे बुरी तरीके से लाहौर के बीच में ना। अब देखिए आरिफ साहब, आप इसमें बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 साल, उससे बहुत ज्यादा कोर कमांडर्स में नाखुशी है, क्योंकि आपने प्रमोशन की चांसेस मार दी ना। सिर्फ एक बंदा नहीं जो बाजवा साहब की जगह आर्मी चीफ बनता, 3 साल में कम से कम इनके 2 आर्मी चीफ बनते। एक का 2-2.5 साल का टेन्योर होता, 2 साल का, एक का 1 साल नहीं होता, लेकिन 2 आर्मी चीफ बदलते। उसकी वजह से उसकी जगह जो आता वाइस चीफ बनता या जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ बनता या कोर कमांडर बनता है। कैस्केडिंग इफेक्ट है। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो लाहौर में कोर है, राइट, उसका कोर कमांडर या कुछ ऐसे कोर कमांडर जो कि बाजवा से नाखुश हैं। इसलिए बाजवा साहब ने अभी बोला था, जो सहाफियों की मीटिंग नहीं बुलाई थी, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं दोबारा एक्सटेंशन नहीं लूंगा। उन्होंने ये भी पॉइंट दिया था। क्यों कहेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सहाफियों को कि मैं दूसरा एक्सटेंशन नहीं लूंगा? इसीलिए क्योंकि उसके मन में चोर है। उसको पता है कि ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान सर 5 कोर है कराची में, जो कराची में इतना बड़ा जलसा करा, जहां पे 4-5 लाख लोग इकट्ठा कर लिए मौलाना फजलुर रहमान ने, गुजरावाला में इकट्ठा कर लिए, बिना गुजरावाला कोर के, बिना कराची कोर कमांडर के आशीर्वाद से इकट्ठा हो गए। हाउ इज इट पॉसिबल सर? आप खुद, मतलब यू बिलोंग टू कराची, आपको पता है कोर कमांडर का जो अगवाई होती है, अगवा करते हैं लोगों को, राइट, या जितने भी रिसोर्सेज है कराची के, इन सब पर नजर रहती है। कमाने का जरिया है ये। बड़े बड़े अरबपति हैं साहब कोर कमांडर वहां पे, वो वहां के पाकिस्तान के भगवान है सब कोर कमांडर्स। तो ऐसी बात नहीं। अब उनकी जेब से बाजवा साहब ने पैसा निकाल लिया। अब जितने भी साहिबान है कोर कमांडर, दे आर अपसेट। तो यही है लबैक की आपकी जो बात है ना,
आपकी बात गलत नहीं है आरिफ साहब, ये बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। ये लद्दाख का मामला है ही ऐसा, ये लद्दाख का मामला है ही ऐसा, ये है पाकिस्तानी आर्मी सपोर्टेड है, और ये थोड़ा सा खड़काने के लिए था। ये जो इमरान खान है ना, मैं गाड़ी कितनी भी महंगी हो आरिफ साहब, चाहे मर्सिडीज हो चाहे BMW, गाड़ी कितनी भी महंगी हो, वो सर्विसिंग के लिए जरूर जाती है। तो लद्दाख जी। कुछ नहीं था, इमरान खान की सर्विसिंग हो रही थी वो, दैट इज व्हाट इट वाज। मेजर साहब, अभी आपने फरमाया कि चाइना हरकतें करता रहेगा, डोकलाम किया, गलवान किया। गलवान में बिहार रेजिमेंट ने उनका जो हशर किया, इसके बाद वो चले गए, फिर सर्दियां आ गई तो और पीछे चले गए। अब सुना है वापस ये लद्दाख में बिल्डअप कर रहे हैं। मैं उनके बायोलॉजिकल वार की तरफ बाद में आता हूं, पहले ये जो गलवान में बिल्डअप है, ये खाली एक हरकतें करने के लिए है कि कोई जंग की तैयारी है? देखिए साहब, जंग लड़ने के चाइना मूड में नहीं है, लेकिन ये गलवान पे नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप इसको लीजिए तो ये अगर आप इसको गलवान रिज मानते हैं यहाँ पे सीधा, तो ये नीचे गलवान रिवर है, इधर श्योक रिवर है सर, तो इनका संगम होता है, यानी कि दोनों रिवर आगे जाके मिलते हैं। तो ये नीचे जो है अक्साई चिन का एरिया, जहां तक उनकी मैकेनाइज्ड डिविजन्स आई थी पिछली बार, फ्लैट प्लेन से, प्लाटू एरिया से जो आई थी यहाँ पे, और तिब्बत से, शिंजियांग से, ये सब मूवमेंट हुआ था उनका काफी। तो ये वहां तक आके वहां पे बिल्डअप शुरू कर रहे हैं अपने एरिया में। ये लद्दाख के अंदर नहीं आए सर, हैं ये अपने एरिया में, लेकिन वहां पे धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि चाइना ने सबक सीखा है। चाइना ने यह सबक सीखा है कि हमें मार क्यों पड़ी, हमें पीछे क्यों हटना पड़ा, हमारे सोल्जर्स के मोटिवेशन को क्या हो गया। हमारे सोल्जर्स क्या -45, -50, -55, -60 डिग्रीज में, उस सर्दी में, उस हाइट में 16,000 पे लड़ने के लिए सक्षम नहीं, हमें क्या करना है। तो धीरे धीरे, मैं वही कह रहा हूं, चाइना आएगा, और सिर्फ आज नहीं, अगले साल आएगा, फिर अगले साल आएगा। चाइना आता रहेगा जब तक चाइना को रोका नहीं गया। और इसमें गलती भारत की है सब, इसमें फॉल्ट भारत की है, ठीक है। हमने जैसे गजनवी को जाने दिया था ना, जब जी वो जी। सोमनाथ का मंदिर तोड़ने आया था, है ना। जी जी। अगर अगर पहले ही बार गजनवी का कर देते सर तन से जुदा, तो कुछ होता नहीं। पर हमने बोला चलो चला गया, कोई बात नहीं, माफ कर दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई। वो बच्चा आपकी खोपड़ी पे बैठ के हावी हो गया। तो यही चीज है। अभी हम फिर कह रहे हैं चाइनीज को, इनको चाइनीज की, मैं आपको बता रहा हूं, इनको चाइनीज की ना वहां पे 50-100 लाशें गिरा देनी चाहिए थी चाइनीज सोल्जर्स की, और वहां पे कर देनी थी फायरिंग। एक बार हो जाता खेल, चाइनीज को खौफ बैठ जाता, क्योंकि वहां पे चाइनीज आर्मी है नहीं, वहां पे सस्टेन नहीं कर सकती। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, लोग कहते हैं ना पैसा है, टेक्नोलॉजी है, चाइनीज आर्मी ये वो, कुछ नहीं है। एक छोटा सा सवाल सबसे, पिछले 50 साल में अगर मैं बोलूं, आप कहते हैं ना चाइना सुपर पावर है, ये फलाना ढिमका, ठीक है, होगा इकोनॉमिक सुपर पावर। आप ये बता दीजिए पिछले 50 साल में चाइना ने कौन सी जंग जीती, एक जंग का नाम बता दीजिए चाइना ने जीती हो लास्ट 50 ईयर्स में, तो मैं मान जाऊं। मैं आप ही भी आपकी शो पे आके माफी मांगूंगा दुनिया से, अगर ये पॉइंट आउट कर दे 1979 में वियतनाम ने इतनी बुरी मार लगाई थी, इन्होंने मुड़ के वियतनाम की ओर नहीं देखा। हम लोग क्या, हमारे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम आ रही है साहब, वी आर एलर्जिक टू वायलेंस। ये गांधी का देश, गांधी का देश बोल के ना हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। लोग भूल गए भगत सिंह का भी देश है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भी देश है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का भी देश है, ये महाराणा प्रताप का भी देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का भी देश है। ये गांधी का देश, लाठी चरखा, ये कर करके हम लोगों को ऐसा बना दिया कि टर्न दिया तो चीक, कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल दिखाइए उसको। इनको ये सिखाना चाहिए कि जब तो कोई तो थप्पड़ मारे तो उसके दोनों हाथ काट के उसको शोले का ठाकुर बना दो, कहानी खत्म कर दो उसकी, फिर वो दूसरी बार थप्पड़ नहीं मारेगा। ये पता नहीं हमारी हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई गई है, इसलिए तो हम लोग ऐसे होगा कि चलो माफ कर दो, कोई बात नहीं। चाइना आता, आप काउंटर इंट्रूजन कर दे, ठोकते चाइना को, क्या करता चाइना, आप ये बताइए क्या करता, मिसाइल मार देता दिल्ली में, मिसाइल मार देता, नहीं करता ना। आप करते चाइना को, अब आपने चाइना को छोड़ दिया, अब चाइना अगले साल फिर आएगा, फिर एक गलवान होगा, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन सारे इम्कान वही है, फिर गलवान करने की कोशिश करेगा। चाइना आपको छेड़ता रहेगा जब तक आप चाइना को छोड़ते रहेंगे। मेजर साहब, बायोलॉजिकल वेपन्स पे पाबंदी है, बायोलॉजिकल वॉर एक इलीगल वॉर है इंटरनेशनल लॉ के तहत। क्या आपने अभी, मैंने आपका जो डिबेट थी संडे को रीच ग्रुप की, उसमें मैंने सुना आपने बड़ा डिटेल में उसमें बताया, कुछ बताइए कि ये क्या बायोलॉजिकल अटैक नहीं था, इसका कोई इंटरनेशनल कोई क्राइम नहीं है ये? देखिए साहब, ऐसा है ना कि ये तो बायोलॉजिकल वेपन है, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पॉइंट आउट ये करती है कि बायोलॉजिकल वेपन है। डॉक्टर एंड्रू फॉची हैं, अभी भी व्हाइट हाउस से उनका डायरेक्ट ताल्लुक है,
उन्होंने फंडिंग करवाई थी गेन ऑफ फंक्शन। इसको 2014 में, आई बेग योर पार्डन सर, माफ कीजिएगा, 2014 में बैरक ओबामा ने इसकी फंडिंग रोक दी थी। इसको 2017-18 में फिर से इसकी फंडिंग शुरुआत कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस फॉर्मर, उसने इसकी फंडिंग शुरू कर दी। ये जो वुहान लैब से वायरस आया है, ये कोई वेट मार्केट से नहीं आया सर। आरिफ साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहते हैं चाइनीज चमगादड़ खाते हैं, इसलिए चाइनीज आज से चमगादड़ खा रहे हैं? और जब से इस दुनिया में चमगादड़ थे, चाइनीज तब से चमगादड़ खा रहे हैं। सर ये कौन सी नई चीज की कुत्ते खा रहे हैं? या आज से कुत्ते खा रहे हैं? ये तो हजारों साल से कुत्ते खा रहे हैं। जब से कुत्ता पैदा हुआ है दुनिया में, तब से चाइनीज के लिए वो इट इज द मेन डिश फॉर डिनर और लंच। चाइनीज खाते आए हैं ये सब उल्टी सीधी चीजें। वो जब खाते हैं वो ये सब उल्टी चीज, कुत्ता खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, अभी कह रहे हैं उससे हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस गेन ऑफ फंक्शन जो है, गेन ऑफ फंक्शन क्या है पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। गेन ऑफ फंक्शन एक साइंटिफिक टर्म है। आपने एक वायरस को लिया, ठीक हो गया, आपने वायरस में लैब को लिया और उस वायरस को आपने वेपनाइज कर दिया, आपने उसको 10, 100, 1000 गुना ज्यादा और खतरनाक बना दिया। ठीक है, आपने इस वायरस को और खतरनाक बना दिया। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू द कोरोना वायरस। इसीलिए मैंने उसमें रीच इंडिया वाले में भी जो मैंने एग्जांपल दिया था, वही चीज मैं आपको समझाने की यहां पे कोशिश करूंगा कि जैसे आपको तो पता ही है, एक तरफ अटारी है, दूसरी तरफ वाघा है, 50-100 मीटर का तो फर्क है, फेंस है बीच में, पत्थर फेंकिए, वाघा में गिरता है, वाघा पाकिस्तान में, अटारी इंडिया में। अटारी में प्रॉब्लम है लंग्स की, अटारी में प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की, अटारी में एक खास किस्म का कोरोना वायरस है, 100-200 मीटर आगे पाकिस्तान में नहीं है वो। इट इज नॉट देयर इन पाकिस्तान। गोरखपुर में है, नेपाल में नहीं है सर। तमिलनाडु में है, श्रीलंका में नहीं है। वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश में नहीं है। क्यों नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा किसी मुल्क में, मैं तो कह रहा हूं चाइना में भी ना हो ऐसा। आम चाइनीज से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से है, पीएलए से है। आम चाइनीज को भी ना हो, किसी पाकिस्तान में ना जाए वायरस सर। हम जो झेलेंगे हम झेल लेंगे अपना, भगवान करे एक एक पाकिस्तानी महफूज रहे। हमारी पाकिस्तानियों से भी कोई मसला नहीं है उनसे, जो आम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। मसला उनकी फौज से है, पाकिस्तानी से नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? ये इतना ज्योग्राफिकली टारगेटेड कहां से लाए? इतना स्टेबल वायरस कहां से लाए? स्टेबल इन द सेंस की चाइना में तो कुछ नहीं हुआ। चाइना की इकोनॉमी इज टुडे इज द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड दैट इज लिटरली एक्सप्लोडिंग विद ग्रोथ। और ये वुहान से वायरस निकला था, यानी कि जहां पे वायरस पैदा हुआ, जहां पे फैला, वो लोग ग्रो कर रहे हैं, बाकी सारी इकोनॉमी तबाह हो गई। चाइनीज मजे मार रहे हैं, वहां तो मास्क कोई नहीं पहन रहा अभी चाइना में, खुले घूम रहे हैं। वुहान से फोटोग्राफ्स आ रही हैं जी, पार्टी कर रहे हैं वो लोग बीच में या किसी रिजॉर्ट में, वहां पे आई डोंट नो बीच है क्या है वो रिजॉर्ट है, जो भी है, पानी था वहां पे बहुत ज्यादा, हमने देखा वहां पे बैठ के चाइनीज मजे मार रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, कुत्ते भेड़िए जो भी खाते हैं ये लोग खा रहे हैं आराम से। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी दुनिया क्यों सफर करे? 5.5 लाख बंदे अमेरिका में मर गए, 5.5 लाख। ठीक है अरे साहब, 5.5 लाख। मेरी बड़ी बहन, जो मेरी सगी बड़ी बहन है, शी इज इन द यूएस। ठीक है, दीदी का फोन आया, यहाँ पे बड़ा बुरा हाल है, शी सिंह ना, उन्होंने बताया कि बहुत जबरदस्त बुरा हाल है यहाँ पे। क्यों है ये? वाई? कैसे हुआ अमेरिका? चलिए इंडिया में तो आप लोग ये कहते हैं ना कि मोदी नहीं कर पाया, मोदी ने ये नहीं करा, मोदी ने ये नहीं करा, और सरकार की गलती है। तो ठीक है, आप कहते हो, हम मान लेते हैं कि सब मोदी की सरकार की गलती है। अमेरिका में किसकी गलती है सर? जर्मनी में किसकी गलती है? इंग्लैंड में किसकी गलती है? इटली में किसकी गलती है? ब्राजील में किसकी गलती है? पूरी दुनिया साफ कर दी उसने, और वहां पे बैठ के वो लोग पार्टी कर रहे हैं, कुत्ते उत्ते खा रहे हैं वहां पे अपना आराम से। तो ये है बात, असली बात है, दिस इज अ बायो वेपन। ठीक है, जो हमसे हमारे मुल्क में चूक हुई है, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड वेव आएगी, भगवान ना करे आए, पर अगर आती है तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। हम और मेहनत करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, डॉक्टर्स लाएंगे, ऑक्सीजन दवाइयां लाएंगे, वैक्सीनेशन कराएंगे, जो भी करेंगे सर, जो भी करेंगे। पर आरिफ साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि जहां से आया है उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए ना। मेरे घर में अगर चोरी होती है, मेरे घर में डाका डलता है, तो मैं सिर्फ ताले ही लगाता रहूंगा? मैं अपने घर के आगे पहरा नहीं दूंगा? मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा कंप्लेन करने के साथ, इस आदमी ने चोरी करी, मुझे इसके ऊपर शक है या मुझे यकीन है इस आदमी ने करी है, ये देखो सीसीटीवी का? मैं करूंगा ना? मुझे दोनों चीजें करनी है, अंदर का करना है लेकिन बाहर का भी करना है। सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेलना अपने को। मेजर साहब, अभी आपने एक वेबिनार में कहा था कि पुलवामा हुआ, इसके बाद हमने बालाकोट किया, अगर हम पहले बालाकोट करते तो पुलवामा नहीं होता। यानी आपका कहना यह है कि हम प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करते सेल्फ डिफेंस में। और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल स्पोक्स पर्सन ने कल इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू के बैकग्राउंड में ये कहा है कि सेल्फ डिफेंस हर स्टेट का फर्स्ट राइट है। तो आपकी बात को एक तरह से उन्होंने सेकंड किया। तो क्या आप समझते हैं कि बजाय इसके कि पाकिस्तान को मजीद मौके दिए जाएं,
क्योंकि आपको पता है वहां पे फैक्ट्रियां तो चल रही हैं टेररिज्म की, और ट्रेनिंग सेंटर्स तो चल रहे हैं। तो क्या भारत को इस कोरोना से फारिग होने के बाद इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए साहब, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान को दो तीन चीजें हैं। पाकिस्तान को जवाब देने के कई तरीके हैं, हमें इतने कोर वोर लगाने की जरूरत नहीं पाकिस्तान में, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो चीजें हैं, और जो मैं बात बोलूंगा आरिफ साहब, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल होगी, ठीक है। लेकिन कह देते हैं, क्योंकि आप दोस्त हैं, बड़े हैं हमारे, कह देते हैं बात, और शर्म नहीं करनी चाहिए सच बोलने में। देखिए साहब, ऐसा है कि the existence of Pakistan is detrimental to India's national security. Let's be very clear. The existence of Pakistan is detrimental to India's national security. If we are to flourish, they must cease to exist. अब मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आपको लगता है कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए साहब, शेख अब्दुल्ला है ना, जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद जो था, जब 1971 में पाकिस्तान हारा, उसके बाद आके शेख अब्दुल्ला अपने घुटनों पे आ गया, जो पहले अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद ही ये सब चेंजेस हुए हैं कश्मीर में, ठीक है। इंडिया में, एंड नॉट जस्ट इन कश्मीर, पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पाकिस्तान की वजह से ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे घर के दीमक हैं, उनको पाकिस्तान की वजह से ऑक्सीजन मिलती है, और जब तक पाकिस्तान रहेगा ये ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जो मैंने पुलवामा और बालाकोट और इन सब की बातें करी, मैंने क्यों करी बातें? हम लोग कहते हैं साहब पुलवामा होगा तो हम दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे, फिर उड़ी होगा, फिर हम सर्जिकल स्ट्राइक करें। दुश्मन के दांत तोड़ने हैं, खट्टे नहीं करने उसके। एक हमारे हमारे तो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है बिल्कुल, ठीक है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान को अब तब मारिए जब पाकिस्तान ने कोई गलती नहीं करी हो, पाकिस्तान गुड बॉय बन के चुपचाप बैठा है। और पाकिस्तान में हम लोग ये बालाकोट में हमने टेररिस्ट मारे हैं सर, जो 300 मारे हैं, वो जैश मोहम्मद के बंदे थे। और मैं बार बार ये कहता हूं कि वी आर किलिंग द रॉन्ग पीपल। हमें हाफिज सईद हमारा दुश्मन नहीं है, मौलाना मसूद अजहर हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन है जनरल कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तानी आर्मी इज द प्रॉब्लम, इट इज द हेड ऑफ द स्नेक। पाकिस्तान में इतने मदरसा हैं सर, लाखों मदरसा हैं, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, राइट। 2015 में तो इनके 37,000 रजिस्टर्ड थे और अनरजिस्टर्ड थे 10 गुना ज्यादा थे। अगर एक एक मदरसा एक एक टेररिस्ट भेजे तो ये 100 साल तक लड़ते रहेंगे हमसे, 100 साल तक लड़ते रहेंगे। और वो कहेंगे पाकिस्तानी नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, क्योंकि द स्टेटेड एम ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद इज द स्टेटेड एम ऑफ द पाकिस्तान। मैं यही बार बार कहता हूं, ये एक हम लोगों में एक थोड़ी सी कमजोरी है। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं जी। हमारे दिमाग सही डायरेक्शन में काम नहीं करते। भाई पाकिस्तान आज चुप बैठा है क्योंकि पाकिस्तान को मसाइल है। कल पाकिस्तान के पास $10 बिलियन आ गए, फिर वो कश्मीर का चूरन बेचने शुरू कर देंगे। कश्मीर का चूरन बेचा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट देयर विल बी वायलेंस इनसाइड इंडिया। 42,000 इंडियंस हैव डाइड सर, 42,000 इंडियंस डाइड इन कश्मीर। 42,000। आप दो इजरायली को, भगवान ना करे, दो इजरायली को मार दो, ठोक देते हैं जाके। हमारे यहाँ 42,000 मर गए, को काउंटिंग नहीं है सर। 42,000 इंडियंस हैव डाइड एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ओवर द पास्ट 30-40 ईयर्स। किसी ने पूछा ही नहीं, मर गए, कोई हिंदुस्तानी है, मरते रहते हैं। आपको एक बात पता है, पूरे जंगों में आप अगर नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे सर, 25,000 फौजियों के नाम लिखे नेशनल वॉर मेमोरियल में, ओके। 25,000, 25,000 नाम लिखे हैं, और उतने ही तकरीबन नाम नेशनल पुलिस मेमोरियल में लिखे हैं। हमारी जंगों में आपको पता है कितने सोल्जर्स की हमारे वीर गति को प्राप्त हुए जंगों में, जो हमारी 1947, 48, 62, 67, 71, 1990, ये तो जंगें थी हमारी। 5.5 लगा लीजिए। 1967 को आप लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट माने तो, लोकलाइज तो कारगिल भी थी, लेकिन आप मानना 5.5 जंगें हुई है ना, 6 जंगें हुई हैं हमारी। उसमें हमारे 8-9 हजार, 10,000 से ज्यादा लोग शहीद नहीं हुए हमारे। 8,000 लगा लीजिए, 8,500। कारगिल में 527 हुए थे जी। 527 इन कारगिल। मैं कारगिल की फिगर बता रहा हूं, जो कि वॉर मानते हैं लोग, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और बाकी लोग जो हमारे शहीद हुए हैं फौजी, जो हमारे सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आईटीबीपी के, सीआईएसएफ के, पुलिस फोर्सेस के, मैं उस जो खाकी वर्दी पहनते हैं हमारे अमल की बात कर रहा हूं। यहां पे जो बाकी हमारे जो फौजी हैं, जो नेशनल वॉर मेमोरियल में जो आर्म्ड फोर्सेस जिसको हम कहते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो सर हमारे 50,000 से ज्यादा वर्दीधारी ऐसे समय में मारे गए हैं या शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिसको पूरी दुनिया शांति काल कहती है, पीस टाइम। आप सोचिए आरिफ साहब, मैं आपको क्या बोल रहा हूं।
दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर मदर इंडिया ड्यूरिंग पीस टाइम ऑपरेशन। सर जब जंग नहीं हो रही थी, कोई कारगिल नहीं चल रहा था, 1971 की जंग नहीं हो रही थी, पीस टाइम में मारे गए हैं वो। एंड हु इज अकाउंटेबल फॉर दोस डेथ्स? कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए सर। मैं तो लोगों को कहता हूं कि मैं ऐसी, मेरी दोस्त कहते हैं कि यार जब हम कोर्समेट्स मिलते हैं तो हम आपस में ऐसी मजाक करते हैं कि चलो यार अपने दोस्तों से मिलकर आते हैं, दोस्तों से मिलकर आते हैं, लेट्स गो टू द नेशनल वॉर मेमोरियल, क्योंकि हमारे जान पहचान वालों का तो नाम वहीं पे लिखा हुआ है। तो आप पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग यू बाय 1000 कट्स। पाकिस्तान ये करता रहेगा आरिफ साहब। somebody has to stop Pakistan and it is only India that can stop Pakistan and it has to be stopped once and for all by dismemberment। ये जंगें लड़के बम मार के ये सब नहीं होगा। You have to break Pakistan into 4 pieces forever। खत्म करेंगे टंटा once and for all, क्योंकि you will keep on losing lives। ये आज लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो शांत है, ये कल फिर शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आपके टेरर अटैक्स, वो तो खुद नहीं लड़ रहे ना, वो तो डरपोक हैं। उनके जर्नल खुद तो लड़ते नहीं है, वो भेजते हैं अपने औजारों को सरकार से। 100 में से अगर 5 भी पहुंच जाते हैं, कभी 95 को मार देते हैं हम लोग बॉर्डर पे। कुछ जो 5 पहुंच जाते हैं वो यहाँ पे धमाके करते हैं, लोगों को मारते हैं। 26/11 कर दिया 1993, 3000 किलो RDX आया था 1993 में मुंबई में। अब आप समझ लीजिए, और फिर हमने कुछ नहीं करा। मेजर साहब, बलूचिस्तान में रोज की बुनियाद पे अटैक्स हो रहे हैं, फौजी भी बहुत मर रहे हैं, और आपको पता है वहां तो मीडिया एम्बार्गो है तो कोई चीज बाहर आ नहीं रही। सिंध में भी काफी डेवलपमेंट हो रही है। अभी ईद के लिए कुछ फौजी जो वापस जा रहे थे पंजाब की तरफ ट्रेनों में, तो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया। सिंध में भी एक मूवमेंट चल पड़ी है। क्या ये बेचारे अकेले लड़ते रहेंगे कि कभी मुक्ति बहाने की तरह भारत आएगा इनकी मदद को? सर मुझे तो ये लगता है कि भारत को खुला सपोर्ट करना चाहिए, खुला। और मैं कह चुका हूं, मैं लिख चुका हूं, बजट बनाओ, सिंधु देश को बोलो कि तुम्हारा क्या बजट है, साल में कितने रुपए चाहिए, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, हम देंगे ना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या जो और भी फैक्शंस हैं, BRAS वाले जितने भी ये फौज है बलूचिस्तान में, आप इनसे बोलिए कितना कमाए। देखिए मैं बार बार यही कहता हूं, आपने राफेल खरीदे 36, बहुत अच्छा करा, $10 बिलियन आपने राफेल खरीदे, अच्छा करा, हमें चाहिए, थ्रेट्स हैं इसलिए खरीदे, बट राफेल इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, आप इस्तेमाल करें ना करें, राइट। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये छोटी मोटी जंग तो चलती रहेगी। राफेल आपने 10 बिलियन का लिया, राइट, आप कुछ मत करिए, आप 100 बिलियन का, जो उसका 1% है सर, राइट, सॉरी उसका 10% है, 100 बिलियन, आप 10% का बजट बनाइए। जितनी भी पाकिस्तान में ये जो तहरीकें चल रही है ना सर, मूवमेंट चल रही हैं, सबको इंडिया को फंड करना चाहिए। इनके यहाँ पे एम्बेसी ने एग्जाइल बनाई है सर, यहाँ से क्या दिक्कत है? हमने नहीं बनाई थी क्या 50s में? धर्मशाला में क्या है? इट इज द टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी खूबसूरत जगह है, आप कभी आएंगे, वील टेक यू देयर सर, हम आपको दिखाएंगे। वहां पे तिब्बती हैं, वहां पे देयर इज अ गवर्नमेंट इन एग्जाइल। क्या दिक्कत है? चाणक्यपुरी में जो एम्बेसी है वहां पे बिल्डिंग दीजिए 3-4। सिंधु देश गवर्नमेंट इन एग्जाइल, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल, गिलगिट बाल्टिस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जितने भी लोग हैं सबका गवर्नमेंट इन एग्जाइल। आप उनको फंड करें, बढ़िया बिल्डिंग दें, उनको सैलरीज दें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उनको बढ़ावा दें, और हर तरीके से पाकिस्तान को घेरा जाए। नॉट जस्ट कि आपने कभी जाके मैंने एक वीडियो बना दिया, नहीं, इट हैज टू बी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कॉन्टिन्यूअस। आप देखेंगे 10-15 साल के अंदर पाकिस्तान गिर जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन्स इतनी है सर। जो देश एक कार्टून के ऊपर, खुद के ऊपर केरोसिन छिड़क के खुद को आग लगा सकता है, उस देश को बर्बाद करना कितना मुश्किल होगा? आरिफ साहब आप बताइए ना, कितना मुश्किल होगा? मुझे तो कई लोगों ने हंसी मजाक में बोला, मैंने तो कभी नहीं बोला, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी भी मजहब का, प्रॉफिट मोहम्मद का, आप कोई ऐसी हल्की बात करें, किसी के लिए मत करिए ना, किसी मजहब के लिए, ना हिंदुइज्म के लिए, ना इस्लाम के लिए, किसी के लिए मत करिए। लेकिन मैं इस चीज को, मुद्दे को इस्लाम से नहीं जोड़ता। पाकिस्तान का तो इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो वैसे ही अजीबोगरीब बोल के, इट्स एन आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट। जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है सर। मेजर साहब, अभी आपका एक वेबिनार हुआ था, उसमें कुछ सवालात हुए थे, तो वहीं से मुझे एक सवाल आया है, वो आपकी नजर करता हूं। और इंडो इजराइल बायलैटरल रिलेशनशिप हैव बीन क्लियर फॉर ए व्हाइल, shared democratic values, a concern about Islamist terrorism, and a desire for cooperation in economic development and political will to firm it up. The recent tension between Palestine and Israel,
your views on how this will end and what impact this will have in world politics. देखिए साहब, मुझे तो ये लग रहा है कि थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स जहां पे इसराइल और पैलेस्टीन का सवाल है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है कि ये मसला चलेगा सर आगे, ये सॉल्व होने वाला मसला नहीं है। मैं जब बोलता हूं तो लोग मुझे कहते हैं वॉर मॉन्गर है और झगड़े की बात करता है और पता नहीं किस अजीबोगरीब बातें करता है मेजर, बट सर हम सच बोलते हैं ना। आप एक बात बताइए, इन 5000 ईयर्स ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री, अगर हम कहते हैं कि इंसान की जो तारीख है रिकॉर्डेड, जिसके हमें दस्तावेज मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो 5000 साल है, राइट? अगर 5000 जी साल की इंसानी तारीख उससे कई पुरानी है सर। इंसानी तारीख तो 50,000 साल भी पुरानी है, बट जिसके दस्तावेज मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, जिसका लिखित में है, वो 5000 साल की अगर हम मानते हैं, 5000 साल में हैव वी इवन सीन कॉन्टिन्यूअस पीस फॉर 50 ईयर सर? क्या हमने बिल्कुल इंटरप्शन के 50 साल? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब यह है कि ह्यूमंस बाय देयर वेरी नेचर आर वायलेंट। आज जो पूरे चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आजकल ह्यूमन बीइंग्स आर ऑन द टॉप। ह्यूमन बीइंग्स उसके सबसे ऊपर हैं। ये ऊपर कैसे पहुंचे सर? ये गांधी जी का चरखा चला के पहुंचे ऊपर? नहीं, ह्यूमन बीइंग्स ऊपर इसलिए पहुंचे बिकॉज दे वर इंटेलिजेंट, दे किल्ड एवरीबॉडी एल्स। सबको मार दिया सर, और सबके मार के ऊपर पहुंच गए। यही तरीका है। ये अच्छा या बुरा नहीं है। आप प्लीज, मैं लोगों से जो सुन रहे हैं ना, जो अगर शॉक हो जाए मेरे स्टेटमेंट पे, मेरा एम आपको शॉक करना नहीं है, आप मुझे वैसे जज मत करिए, मैं आपको सिर्फ एक सच्ची बात बता रहा हूं। ठीक है, यही तरीका है, यही तरीका है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। तो आपने बात करी इसराइल की, आपने बात करी द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव। ये जो बाकी पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का कमेंट आया कि इसराइल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी ये नहीं कहेगा कि हम इसराइल के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीनियों के लिए रो रहा है, उसका खुद जियाउल हक ने 25,000 तो मार दिए थे। ब्लैक सितंबर अगर आप देखें, वो भी लेट 70s की बात है। ब्लैक सितंबर 79 78 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ब्रिगेडियर हुआ करता था जियाउल हक का। उसने जॉर्डन के जो किंग था, उसके कहने पे उसने तो पूरे 25,000 पैलेस्टीनियंस को निपटा दिया। वो पाकिस्तान जिसने 25,000 पैलेस्टीनियंस का गला काटा, आज वो बड़ा कह रहा है साहब कि हमें बड़ा दिल आजारी हो गई साहब, वो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ इजरायलियन एक्शन। ये तो ऐसी हैं लोग। ठीक है, ऊपर से ईरान कह रहा है उसके ऊपर, ईरान जो वैसे ही अंदर से मरा हुआ है। और तुर्की, एक बात बताइए, तुर्की पता नहीं क्यों, अच्छा तुर्की के पास तो पैसे ही नहीं है। तुर्की के पास पैसे नहीं है, बस तुर्की ये है कि यूरोप में उसका हिस्सा आता है, तो इसलिए तुर्की थोड़ा बहुत ठीक ठाक बचा हुआ है। तुर्की के पास ज्यादा पैसे वैसे है नहीं सर। वो टीवी सीरियल उसने बनाई थी अर्दुगुल गाजी, उसके अलावा तुर्की कुछ बस का नहीं है। देखिए, इन सब चीजों की हिम्मत चाहिए होती है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, फौज में, इंडियन आर्मी में कहावत है, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। ठीक है, यही बात है, हिम्मत मर्दा। जो मर्द में हिम्मत होती है, खुदा उसकी मदद करता है। तो वही चीज सर। Israel will win this war of attrition and India should support Israel. Yes, मैं फिर कहता हूं, कोलैटरल डैमेज ये ठीक बात नहीं है सर। अगर कोई पैलेस्टीनियन बच्चा मरे तो ये गलत चीज है सर। आई कैन नेवर कंडोन दैट, बट यस वी मस्ट ऑल्सो से कि अगर कोई, भगवान ना करे, अगर कोई इजरायली बच्चा मरे तो इवन दैट इज रॉन्ग। वो भी गलत है। लोग क्या करते हैं इंडिया में, ह्यूमन राइट्स वाले जो अपने ह्यूमन राइट्स की दुकान लेके चलते हैं ना, इसराइल इसराइल इसराइल। ये रॉकेट मारे किसने थे? जो 1700-1800 रॉकेट मारे थे इसराइल के ऊपर, किसने मारे थे? कह रहे बेचारे फिलिस्तीनी बड़े परेशान हैं, एक जेल बना रखा है। जेल के अंदर 1800 रॉकेट सर, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं आपके। एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे आप रॉकेट फायर कर रहे हैं, और ये अपने आप को बेचारा बोलते हैं। ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं हमास वाले। और दूसरी तरफ देख लीजिए, हिजबुल्ला वाले हैं, टोटली ईरान फंडेड। ये तो सुन्नी है, वो पूरा शिया मिलिशिया है। फिर ये हुआ कैसे सर? ये हुआ कैसे? तो इन्होंने क्या करा, मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों ने, आपने इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में पूछा ना, तो हमास वालों ने क्या करा, ये हिजबुल्ला भी यही करता है। ये जो रॉकेट हैं, इन लोगों ने रखे अपने हाईली पॉपुलेटेड एरियाज में, जो खचाखच भरे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने पॉपुलेटेड एरियाज में रॉकेट रखे, बिल्डिंगों के बीच में, और वहां से इन्होंने रॉकेट अपने इसराइल के ऊपर फायर करे। कुछ तो इसराइल ने रोक दिया आयरन डोम से, कुछ गिर गए। अब इसराइल ने जब जवाबी कार्रवाई करी और यहां पे रॉकेट गिरा, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिविलियन एरिया है, तो किन्हीं किन्हीं को चोट लगेगी, फिर लोग मरेंगे। फिर इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करा कि साहब गरीबों को मार दिया साहब, ये है वो है। तो ये, और यहाँ पे इंडिया में जो कुछ खास कोट अनकोट लिबरल्स हैं, हु आर लीस्ट लिबरल, वो यही बकवास करते हैं 24 घंटे, यही माल बेचते हैं। ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। अरे तुम छेड़ोगे नहीं इनको तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी चुपचाप बैठे, तुम भी चुपचाप बैठो।
और आखिरी में एक और बात बताता चलूं आरिफ साहब, बिल्कुल कश्मीर जैसा मामला, कश्मीर से ये जो पत्थरबाजी कश्मीर में आप देखते थे, ये हुर्रियत करवाती थी पत्थरबाजी और ये सब ना, जो पत्थरबाजी होती थी, शटर डाउन हो रहा है, हड़तालें हो रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरना, उनको प्रोवोक करना, ये पहले तो नहीं होता था जब मैं वहां पे था। मैंने देखा ही नहीं था। ये तो जब मैं आर्मी छोड़ दी, जब मैं आया, मैंने बोला ये कहां से शुरू हो गया भाई कश्मीर में। ये शुरू हुआ है, पैलेस्टीन का मॉडल यहां पे लेकर आए हैं ये जो सो कॉल्ड हुर्रियत वाले हैं और ये जो पाकिस्तानी एजेंसीज हैं, ये पैलेस्टीन का मॉडल लेकर यहां पे आए हैं। दो तीन बातें हैं इसमें, स्टोन पेल्टिंग, जुम्मे की नमाज के बाद झगड़ा करना, और जब आप मिंबर पे बैठे मौलवी हजरात उल्टी सीधी बातें लोगों को पढ़ाते हैं, उनको उकसाते हैं, उसके बाद औरतों और बच्चों को आगे करना, उनके पीछे से लड़ाई लड़ना, खुद तो हिम्मत है नहीं, औरतों बच्चों को आगे करना, और आखिरी चीज, अगर किसी बच्चे को गोली लग जाती है और बच्चा भगवान न करे अनफॉर्चुनेटली बच्चा खत्म हो जाता है, तो उसको बिल्कुल सजा के, वो सर पे पट्टी बढ़ा के, कुरानिक वर्सेस लिख के, और उसको पूरा उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग लगा के कि पाकिस्तान से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब ड्रामा। ठीक है, ये पैलेस्टीन से इंपोर्टेड है। लेकिन अब तो कश्मीर में भी हवा निकल गई, जो हुर्रियत टाइप के लोग थे ना, उनकी हवा निकल गई सर, बहुत बुरी। एक थे बड़े सहाफी अपने आप को कि प्लेबिसिट 48 के रेजोल्यूशन, मैंने बोला जो तुम्हारे रेजोल्यूशन करवा रहा था ना, वो ज़कात में चावल लेकर आया है, तो थोड़ी अपनी औकात में रहो। जो तुम पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो ना बैठ के, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान को ज़कात में चावल मिले हैं, 2-4 बोरी मैं तुम्हें दिलवा दूं, तुम बोलो तो बात करके पाकिस्तान से। मेजर साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आपका आगे कहीं ना कहीं कमिटमेंट होगा। एक हम हिपोक्रेसी देख रहे हैं इस्तांबुल से लेकर ढाका तक, मुसलमानों में, बल्कि मलेशिया तक चले जाएं आप। उगर में सबको पता है क्या हो रहा है, चाइना जिंगजियांग में क्या कर रहा है, 1 मिलियन लोगों को बंद किया हुआ है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस वर्स्ट फॉर्म में चल रही है। बलूचिस्तान में हजारों मार दिए। बच्चों के स्कूल के लिए आज मलाला यूसुफजई कहती हैं फलस्तीनी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वो शेल्टर में क्यों है? शेल्टर में तो इजरायली बच्चे भी हैं, उसके बारे में नहीं बोलती मलाला। मलाला को ले लें, अरब खान को ले लें, इमरान खान को ले लें, इरफान पठान को ले लें, राना अयूब को ले लें, जाकिर नायक को ले लें, ये इनकी हिपोक्रेसी का क्या इलाज है? जिनको बलूचिस्तान में मरने वाला मुसलमान नहीं नजर आता, जिनको उगर मुसलमान नजर नहीं आता, लेकिन फलस्तीनी जो कि आपने खुद बताया कि हजारों रॉकेट फायर किए, जेल के अंदर बंद हैं, खाना वहां पे पहुंच नहीं रहा, रॉकेट कहां से पहुंच जाते हैं। तो ये जो हिपोक्रेट्स हैं, जो राना अयूब टाइप के लोग हैं, जो इस वक्त बढ़ चढ़ के अपने देश का मामला देख नहीं रही, उसके खिलाफ बात करते हैं, इनका क्या हल है? इन हिपोक्रेट्स का, जो मुस्लिम हिपोक्रेट्स हैं, हिंदू भी हैं इसमें कुछ, लेकिन मैं जी, बात करूं मुस्लिम हिपोक्रेट्स की। देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो हेट्रेड है ना ज्यूज के लिए, और मैं वाजे तौर पे बात बताऊं, लोग ये बात नहीं करते क्योंकि लोगों को लगता है किसी को बुरा लगेगा, बुरा लगता है तो लगे सर, हमने किसी के इमोशंस और फीलिंग्स का ठेका नहीं ले रखा। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद पैलेस्टीन। जो ज्यूज के खिलाफ जो नफरत है, आप पाकिस्तान की बात कर लीजिए, पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है ना इजराइल के साथ, पाकिस्तान का तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला पाकिस्तान नहीं। को तो हाँ, पाकिस्तान का तो कोई जमीन का भी मसला नहीं है, पाकिस्तान की तो कोई जंगें भी नहीं हुई इजराइल के साथ। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, ये दिस इज सैंक्शनड बाय रिलीजन। वो एक आई थिंक हदीस भी है ना बड़ी फेमस कि आखिरत के दिन अगर यहूदी पत्थर के पीछे छुपेगा या पेड़ के पीछे छुपेगा तो हाँ पेड़ हाँ बोलेगा हाँ। देखो इसको, वो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरे जी जी पीछे जी, एक यहूदी छुपा है इसका गला काटो, कुछ ऐसे ही है ना, समथिंग लाइक दैट, मैंने पढ़ा था, बिल्कुल है। है ना। तो बात यह है कि इट इज हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज इज रिलीजियसली सैंक्शनड। ये पैलेस्टीन वैलेस्टीन सिर्फ चूरन है सर ऊपर का, ये बकवास बातें हैं पैलेस्टीन की, ठीक है, कि आज क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे पैलेस्टीन? इंडिया, इंडिया में हाई कमीशन है पाकिस्तान का, राइट, और इंडिया का पाकिस्तान के अंदर है, हमारे कॉन्सुलेट्स हैं सर कराची में, उनके भी कॉन्सुलेट्स हैं और जगह पाकिस्तान के, ठीक है। जी हमारा कश्मीर में उनका मसला है, 4-5 जंगें हो चुकी हैं टेररिज्म के बारे में, रोज एक दूसरे के ऊपर हम लोग यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरे की गर्दनें पकड़े रहते हैं पाकिस्तान। जी। लेकिन इंडिया के साथ एक बार वो दोस्ती की बात कर सकता है, एक बार, इसराइल के साथ नहीं कर सकता सर, इसराइल के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज हेट्रेड अगेंस्ट जूस इज सैंक्शनड। ये तुर्की का क्या लेना देना, ईरान का क्या लेना देना उनके साथ, बांग्लादेश का क्या लेना देना, ठीक है। कह रहे हैं इस्लामिक उम्मा
इसराइल के खिलाफ इस्लामिक उम्मा तो कुछ है नहीं, ये सब तो फ्रॉड है। लेकिन आप एक बात बताइए, हाँ, ये क्या है सर, ये क्यों अगेंस्ट द जूज? पैलेस्टीन का मसला है, अगर पैलेस्टीन का मसला है तो पैलेस्टीन वाले अपने मामला ले जाए अपना यूनाइटेड नेशंस में, अपना सॉर्ट आउट करें। सारे इतने क्यों इमोशनल होते हैं? अरब स्ट्रीट में ये बात क्यों कही जाती है कि पुश द जूज इनटू द सी, किल द जूज? हिटलर की फोटो क्यों लगा के जो उसने हॉलोकॉस्ट करा था, क्यों हिटलर को ये लोग स्ट्रीट में, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, सब लोग, कुछ लोग क्यों हीरो मानते हैं उसको? ये हेट्रेड जो यहूदियों के खिलाफ है, मैं ये जानना चाहता हूँ हेट्रेड कहां से आया, ये पैदा कहां से हुआ सर हेट्रेड? ये हिपोक्रेसी नहीं है, दिस इज हेट्रेड, दिस इज सैंक्शनड हेट्रेड, और ये यहां से आता है। और जो यहाँ पे जो हिंदूज भी हैं या मुस्लिम्स भी हैं, ठीक है, दे गो विद द फ्लो सर। जिसने फंडिंग कर दी, जिसने पैसा दे दिया, हेट्रेड तो ऑलरेडी है स्ट्रीट का, आप एक इमोशन का फायदा उठा रहे हैं और आप उसको मोनेटाइज कर रहे हैं, राइट? जैसे यूट्यूब का वीडियो मोनेटाइज होता है ना सर, जी जी। जैसे गूगल में कोई वेबसाइट मोनेटाइज होती है, ये हेट्रेड को मोनेटाइज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं सर? ये जाकिर नाइक ने क्या करा? अब रेफ्यूजी की तरह बैठा हुआ है वहां पे, ही कांट कम बैक टू इंडिया, उसको पता है इंडिया आएगा उसको जेल में डाल देंगे। ये सब लोग अपने वतन के खिलाफ काम करके एंड में इनका वही हाल होगा सर। ये देखिए, यू कैनॉट डिफीट इंडिया, वो हो नहीं सकता। मुझे अभी भी इनसे मैं यही कहूंगा कि होश के नाखून लें, ठीक है, माफी वाफी मांगे, जो भी जेल वेल डालते हैं 10-15 साल के लिए उसको काटें और फिर आराम से यहां पे रहें। क्योंकि कोई भी अगर ये मामला है ना कि इससे इससे इंडिया और इजराइल की दोस्ती हो गई है सर, किसी का बाप इसको नहीं रोक सकता, दैट इज फाइनल। ठीक, अब किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, किसी को, इनफैक्ट इंडिया इज एट फॉल्ट, इंडिया इज एट फॉल्ट। आपने इतने साल अपना रिलेशनशिप, इंडिया वाज नेवर फ्रैंक अर्लियर with its relationship with Israel, because you felt that there were certain people, a religious section of people, ये मौलवी हजरात जो भी थे, इनको बुरा लगा। मौलवियों को क्या लेने देना भाई इजराइल से? आप ये देखिए ना, इंडिया का इतने साल इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं करा इजराइल को, आपको भी पता है। जी इतने साल इंडिया के बैक चैनल बातें रही, इंडिया ने खुल के कभी नहीं बोला। इजराइल तो 48 में हो गया था, इंडिया 47 में इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर क्यों नहीं करा इंडिया ने? क्योंकि उनको लगा कि प्रेशर है वहां से। स्ट्रीट का क्या लेने देना सर? जो आदमी अपना रेस्टोरेंट चला रहा है, जो कंपनी में काम कर रहा है, उसका इजराइल से क्या लेना देना? और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रीट डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, स्ट्रीट ने डिसाइड करी फॉरेन पॉलिसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो इंडिया में पहले होता था वो पाकिस्तान में 72-73 साल से होता रहा है। वहां पे भी स्ट्रीट लबाइक जैसे लोग अब फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं कि तुम फ्रांस के एम्बेसडर को निकालोगे तब बात बनेगी। ये चल रहा है सर। मेजर साहब, जाते जाते एक और छोटा सवाल जहन में आ गया है, जी सॉरी। बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं फ्रांस में रहता था तो वहां पे एक लॉ आया था कई साल पहले कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में कोई भी बच्चा अपनी रिलीजियस साइंस पहन के नहीं जा सकता, जैसे क्रॉस पहन के नहीं जा सकता, हिजाब पहन के नहीं जा सकता। अब फ्रांस ने नित नए लॉ लाए हैं कि मदरसे बैन करने हैं, मस्जिदों की स्क्रूटनी होनी है, फॉरेन फंडिंग की स्क्रूटनी होनी है। मेरा सवाल यह है कि फ्रांस इसलिए ये कर रहा है कि फ्रांस कहता है कि हम एक फ्रेंच नेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, रिलीजन शुड बी योर पर्सनल थिंग, घर तक रखो रिलीजन को, एक फ्रेंच नेशन हमें बिल्ड करनी है। भारत में कब कोई ऐसा काम किया जाएगा कि एक भारतीय नेशन बिल्ड की जाए? क्योंकि भारत में तो मदरसे हैं, वो क्या पढ़ाते हैं ये आपको भी पता है, गजवा हिंद का कीड़ा भी है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के दरमियान जितना भी टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, मस्जिदों में 5 टाइम इमाम क्या दुआ कराता है कि या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर, कुफार को नीस्त व नाबूद कर। उन कुफार की 90% सो कॉल्ड कुफार जो हैं उनके फंड पे मस्जिदें चलती हैं। भारत ऐसा क्या करे कि वन इंडियन नेशनलिज्म प्रमोट हो? सर देखिए, इंडिया का जो मामला है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया का मामला हर समय इंक्लूसिव रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया का मामला थोड़ा सा अलग है और समझने की जरूरत है। वी कैनॉट कंपेयर इट टू फ्रांस। आप देखिए, कश्मीर में जितना भी टेररिज्म हुआ, कश्मीर में जितना भी हुआ, चाहे पाकिस्तान ने कराया, लोकल कश्मीरी उसमें इन्वॉल्व थे, आपने हिंदुस्तानी मुसलमान को कश्मीर में जाते हुए लड़ते हुए नहीं देखा होगा। नहीं। हिंदुस्तानी मुसलमान कभी नहीं, उसके मस्जिदों में कुछ पढ़ाया जाए, हिंदुस्तानी मुसलमान कभी, कश्मीर ये रहा सर, चंडीगढ़ से जम्मू, जम्मू से जी कश्मीर ऊपर, बस पकड़िए, 14-15 घंटे के अंदर पहुंच गया। हिंदुस्तानी मुसलमान कभी नहीं गया सर, इन सब चीजों में कभी नहीं पड़ा वो, आज तक नहीं पड़ा। इक्का दुक्का कोई रेयर केस कभी हो गया, कोई साउथ से, कोई असम से एक लड़का था जो चला गया था, बट वो भी निपटा दिया। सर 32 सालों में
सिंस 1989 इवन 1987 कभी ऐसा केस नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़ा सा अलग है, पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी। ही इज डिफरेंट, राइट? उसका माइंडसेट डिफरेंट है। अगर माइंडसेट, हाँ, कुछ केरला से गए थे आईसिस के लिए लड़ने के लिए, अब वो भी बंद हो गया। वो गए बेचारे बड़े जोश में कि हम खिलाफत बनाएंगे, कैलिफेट बनाएंगे, फिर 4 दिन के बाद रोने लग गए, मम्मी याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। फिर यहाँ पे आके पुलिस ने 4 डंडे लगाए, वापस घर में आ गए, तो ये मामला शांत हो गया। तो ऐसा है नहीं यहाँ पे। जनरली इंडिया पीसफुल है, जनरली पीपल लिव इन पीस। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के नाम पे गंद मचाएगा ना, उसको उल्टा टांगना पड़ेगा सर, उसको उल्टा टांगना पड़ेगा, ठीक है? और हमें एक और चीज करनी पड़ेगी। देखिए, आपने इरफान पठान की बात करी। इरफान पठान को मुझे बुरा लगा सर। मैं बहुत एडमायर करता हूं इरफान खान को, आज भी, प्रेजेंट टेंस में बोल रहा हूं, मैं आज भी इरफान को बड़ा एडमायर करता हूं, राइट सर? इरफान खान को अल-अक्सा मॉस्क के अंदर इजरायली चले गए, इरफान खान ने ट्वीट कर दिया, उसको बहुत बुरा लगा। और क्यों ना लगे सर, क्यों ना लगे, मैं उसको गलत नहीं मानता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में 400 से ज्यादा मंदिर टूट गए सर। आपको पता है जब बाबरी मस्जिद का 6 दिसंबर को केस हुआ था, 1992 की बात है, 8 दिसंबर को पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है सर। आई शेयर दी पीडीएफ विद यू, आप जी पूरी जी फाइल देखिए। जी जिस दिन बाबरी मस्जिद का केस हुआ, 48 घंटे के अंदर, ऑन 8th of December 1992, 30 मंदिर एक दिन में तोड़े गए सर, किसी जी को पता ही जी नहीं है। 400 से ऊपर मंदिर टूट गए। हर दूसरे दिन खबर आती है, ये मंदिर तोड़ दिया, ये गुरुद्वारा तोड़ दिया। जी अभी रिसेंटली खबर आई कि एक गिरजाघर को, एक चर्च को, उसके अंदर वो लेडीज आ गई और नर्सें आ गई और उन्होंने वहां पे कलमा वलमा पढ़ा और उसको बोला कि आज से मस्जिद है, थैंक यू वेरी मच। आपने कलमा जी पढ़ा, जी आपने वहां पे सजदा करा, आपने वहां पे नमाज पढ़ी, और अचानक विद इन 15 मिनट्स दैट चर्च गॉट कन्वर्टेड टू अ मॉस्क। 2 4 5 जितने भी पता नहीं उन्होंने चर्चेस में करा होगा, कहानी खत्म हो गई। इसलिए तो पाकिस्तानी जो इमरान खान को कह रहा था कि सर हमें बुला लो बोरिस जॉनसन को, कह के हमें मार जी डालेंगे आप लोग, वो इसलिए बोल रहा था। पर यहाँ के किसी सेलिब्रिटी ने एक बार ट्वीट नहीं करा, आई वॉन्ट बिल्कुल इक्वालिटी। मैं अपने भारत में एकता चाहता हूं, मैं भारत में इक्वल ट्रीटमेंट चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर से तोला जाए, यहां पे सबको बराबर का हक मिले, ठीक है? बिल्कुल। अगर अगर अल अक्सा मॉस्क में कुछ हो और आप चाहते हैं कि मैं कंडेम करूं, मैं सबसे आगे खड़ा होकर कंडेम करूंगा। लेकिन सर जब पाकिस्तान में मंदिर टूटता है तब आप मोमबत्ती लेकर सड़क पे क्यों नहीं आते? ऐसा It ही है। cannot, secularism cannot be one way, sir. It has to be both. Let's be brothers in real, sir. ये झूठे मोटा भाईचारा नहीं, सच में भाई बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सब एक साथ रहें, पर अनइक्वोकली सर एक आवाज में कंडेम करें कि ये जो हुआ, अगर ये गलत है तो वहां पे हुआ वो भी गलत है, उसको भी कंडेम करें। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो दिमाग के कई खलिए खोल देते हैं, और आप जो चीजें बताते हैं वो कहीं और से नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।